हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज आप लोग क्लास 9th के हिस्ट्री का सेकेंड लेसन शुरू करेंगे, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, यानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशंस। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन का युग, द एज ऑफ सोशल चेंज। तो इससे पहले हम लोग इसके पहले चैप्टर पर चलते हैं, जो हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशंस, यानी कि जो हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति। इस फ्रांसीसी क्रांति ने दो ऐसे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए या पावर ऑफ आइडियाज़ दिए, जिन्होंने लोगों को परिवर्तन की ओर प्रेरित किया। तो इसमें यहाँ से जो पावरफुल आइडियाज़ या जो विचार मिले थे, वो उसमें पहला था स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम, ठीक है ना, और दूसरा था समानता, यानी कि इक्वलिटी। तो फ्रीडम और इक्वलिटी ये दो ऐसे आइडियाज़ हैं जो फ्रांसीसी क्रांति से आए, जो धीरे धीरे समाज को नए रूप में चेंज करने के लिए प्रेरित करने लगा। अब देखेंगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस था या फ्रांस की क्रांति थी, उस क्रांति में अगर हम लोग मुख्यतः देखें तो वहाँ पर सबसे पहले 3 स्टेट्स हुआ करते थे, और वो कुलीन और क्लर्गी, यानी कि सामंत और चर्च के अधीन रहा करते थे। बाद में इस व्यवस्था में चेंजिंग हुई, डेमोक्रेसी आया, फिर नेपोलियन ने वहाँ पर राजतंत्र को लागू किया। तो उसके द्वारा जो राजतंत्र लागू किया गया था, वो जो पुरानी मोनार्ची है, जो पुराना राजतंत्र है, उससे नए तरीके का मोनार्ची सिस्टम लागू किया था। इसी प्रकार अगर देखें तो समाज में जो परिवर्तन हुए थे, इन परिवर्तनों को लेकर कुल 3 प्रकार की विचारधारा के लोग तैयार हुए। पहले जो चाहते थे कि सामाजिक प्रक्रिया पर कोई चेंजिंग ना हो, जो चाहते थे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो उन्हें हम लोग रूढ़िवादी कहते थे, यानी कंजर्वेटिव। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव। दूसरे ऐसे थे जो सामाजिक प्रक्रिया में चेंजिंग या परिवर्तन चाहते थे, तो वो 2 प्रकार के थे। एक उदारवादी, जिन्हें हम लिबरल कहते हैं, और दूसरे रेडिकल्स, यानी अमूल परिवर्तनवादी। तो 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला जो कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जिन्हें हम लोग रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव कहते हैं, और जो हमारी व्यवस्थाओं में जो ये सामाजिक प्रक्रिया है, इनमें परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें हम लोग उदारवादी यानी लिबरल और अमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो इस पूरे चैप्टर्स में आपको सिर्फ यही जानना है, आखिर उदारवादियों की क्या विचारधाराएं थी, अमूल परिवर्तनवादियों की क्या विचारधाराएं थी, और रूढ़िवादियों में क्या परिवर्तन हुए थे। तो हम लोग सबसे पहले अगर देखें कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग अगर करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उदारवादियों के बारे में। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सोसाइटी है, उसे हम लोग उदारवादी कहते हैं, यानी कि इन्हें हम लोग लिबरल के नाम से जानते हैं। लिबरल्स या उदारवादी। तो इन उदारवादियों की बात करें तो इनकी जो विशेषताएं थी, या इनके जो ये समाज को कैसा चाहते थे, उस आधार पर अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पर ये चाहते थे कि समाज में सभी धर्मों को बराबर सम्मान प्राप्त हो, या सभी धर्मों को बराबर सम्मान प्राप्त हो या बराबर सम्मान मिले, यानी टोलरेटेड ऑल रिलीजन्स, जितने भी रिलीजन्स हैं उन्हें एक समान अधिकार मिले। क्योंकि यूरोप की प्रथा थी कि हर एक कंट्री में कोई एक विशेष रिलीजन स्पेशल होता था। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में
जो कैथोलिक चर्च था, जिसे हम लोग कहते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो कैथोलिक चर्च की प्रधानता होती थी। वहीं पर हम लोग ऑस्ट्रिया और स्पेन की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रिया और स्पेन में उसी समय प्रोटेस्टेंट चर्च की प्रमुखता होती थी। तो एक प्रकार से अगर कहें, सॉरी गड़बड़ हो गया, जो इंग्लैंड है वहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्च की प्रमुखता होती थी, और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन है वहाँ पर जो है कैथोलिक चर्च की प्रमुखता हुआ करती थी। तो यह जो उदारवादी हैं, जो लिबरल लोग हैं, यह उदारवादी चाहते हैं कि सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त हो या सभी धर्मों को समान माना जाए। दूसरा, जो उदारवादी हैं वे वंश आधारित अनियंत्रित शासन व्यवस्था, वंश आधारित अनियंत्रित शासन व्यवस्था का विरोध करते हैं या इसके अपोजिट हैं। यानी वंश आधारित यानी जो डायनेस्टी रूलर्स व्यवस्था है, जिसमें पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, तो जो ये अनकंट्रोल्ड डायनेस्टी रूलर सिस्टम है, इनका ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं या विरोध करते हैं। यानी यह ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते हैं जिसमें एक डायनेस्टी, एक वंश द्वारा सत्ता को अनियंत्रित कंट्रोल यानी अनकंट्रोल तरीके से चलाया जाए। थर्ड नंबर है कि उदारवादी कहते हैं कि सरकार के समक्ष सब व्यक्ति मात्र के अधिकारों को हनन या कहें व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सरकार के समक्ष जो है सभी व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यानी इसमें जो व्यक्ति मात्र का मतलब है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसके लिए कहा गया है। यानी एक प्रकार से कहें तो वांटेड टू सर्फ ग्राउंड द राइट इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। यानी जो इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स हैं वो अगेंस्ट यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है उनकी रक्षा होनी चाहिए या उनको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना। अगला कहें तो ये सामूहिक प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार को चाहते थे। ठीक है ना। देखिए यहाँ दो चीज़ें देखना है। ये सामूहिक प्रतिनिधित्व पर यानी रिप्रेजेंटेटिव तरीके से सरकार चाहते थे कि सरकार रिप्रेजेंटेटिव तरीके से गठित हो, लेकिन यह जो है नॉन डेमोक्रेटिक थे, यानी यह लोकतांत्रिक नहीं थे। ये क्या थे, नॉन डेमोक्रेटिक थे। क्यों? क्योंकि यह जो है संपत्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा ही सरकार बनाना चाहते हैं। यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके पास है वो ही मतदान करेंगे, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और जो महिलाएं हैं, वुमेन को मत देने का अधिकार नहीं देते। इसलिए क्या है, ये नॉन डेमोक्रेटिक हैं। ये चीज़ें तो ठीक हैं, यहाँ पर आकर ये क्या हो गए, नॉन डेमोक्रेटिक है। ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समझ आ गया होगा आपको। उदारवादी सभी धर्मों को बराबर, सभी रिलीजन्स को बराबर सम्मान देना चाहते हैं। जो डायनेस्टी सिस्टम्स है वो अनियंत्रित अनकंट्रोल व्यवस्था को ये नहीं मानते हैं, विरोधी हैं। सरकार के समक्ष जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, और सामूहिक प्रतिनिधित्व सरकार के समर्थक हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ संपत्तिशाली लोगों को मत देने का पक्षधर है या मत देना चाहते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। जो दूसरी विचारधारा है, ये पहली है। दूसरी है जो आमूल परिवर्तनवादी हैं, जिन्हें हम लोग रेडिकल के नाम से जानते हैं। आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल की बात करें
तो यह जो है रेडिकल्स यानी कि यह जो है परिवर्तन को पूर्णतः बदलना चाहते हैं, तो इनके हिसाब से चेंजिंग क्या होनी चाहिए या यह जो है कैसा समाज बनाना चाहते हैं, इनकी विचारधारा को देखना है। तो सबसे पहला ये बहुमत के शासन के समर्थक हैं। आपने वहाँ देखा, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव सरकार के समर्थक थे, जो रिप्रेजेंटेटिव सरकार है उसकी बात की गई थी। यहाँ ये मेजॉरिटी के अनुसार यानी कि वहाँ की जनसंख्या के आधार पर जो वहाँ की पॉपुलेशंस है उस पॉपुलेशंस के आधार पर यह मेजॉरिटी की गवर्नमेंट्स बनाना चाहते हैं या मेजॉरिटी की गवर्नमेंट्स के समर्थक हैं, ठीक है ना। तो जब मेजॉरिटी के समर्थक हैं तो ये डेमोक्रेटिक हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के मताधिकारों की मांग की या महिलाओं के मताधिकारों के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, यानी वुमेन वोटिंग राइट्स मूवमेंट, वुमेन वोटिंग राइट्स मूवमेंट्स को इन्होंने संचालित किया। महिलाओं के लिए मताधिकार के लिए इन्होंने आंदोलन को संचालित किया। अगला यह जो है जो विशेषाधिकार होते हैं, प्रिविलेंस होते हैं, विशेषाधिकारों के विरोधी थे। यानी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी समुदाय को किसी प्रकार का कोई भी प्रिविलेजेस मिले। वो कौन कौन से लोग थे जिनके विरोधी थे? लैंड ऑनर, जमींदार, ठीक है ना, और वेल्थी ऑफ फैक्ट्री ऑनर, फैक्ट्री ऑनर यानी कि उद्योगपतियों। तो जो यहाँ पर उद्योगपतियों और जमींदारों को विशेष अधिकार प्रिविलेजेस मिल रहे थे उनके यह विरोधी हैं। यानी इनका कहना है उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए। अगला देखते हैं, यह निजी संपत्ति के समर्थक हैं। यानी कहते हैं कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, यानी कि नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इस निजी संपत्ति का कुछ व्यक्तियों में संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। यानी संकेंद्रण मतलब कुछ व्यक्तियों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कहें तो बट डिसलाइक कंसरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो ये जो है प्रॉपर्टी के संकेंद्रण को डिसलाइक करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। देखिए इतना समझना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये क्या है, सपोर्टर हैं या उसके विरोध में नहीं है, नॉट अगेंस्ट, लेकिन प्रॉपर्टी कुछ लोगों में सीमित हो जाए इसके ये विरोधी हैं। ठीक है, तो ये हैं अमूल परिवर्तनवादी जो डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि मेजॉरिटी के अनुसार सरकार चलाना चाहते हैं और महिलाओं को भी मताधिकार दिलाना चाहते हैं। विशेष प्रिविलेंस जो होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, उनके विरोधी हैं और निजी संपत्ति के समर्थन करते हैं, लेकिन संपत्ति एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं अंतिम पॉइंट्स इसका, जिन्हें हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं या रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी हैं जिन्हें हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। तो ये रूढ़िवादी कौन है? हमने बताया कंजर्वेटिव यानी नॉट कंप्लीटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, यानी ये अपनी सोसाइटी में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करते या नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का सोसाइटी में कोई चेंजिंग हो। लेकिन अब आपको समझना है कि 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में इनकी विचारधारा में परिवर्तन हुआ।
उस विचारधारा में परिवर्तन का जो रीजंस था उसमें नेपोलियन है, क्योंकि जो ये रूढ़िवादी हैं ये मोनॉर्ची समझते हैं, राजतंत्र के समर्थक हैं। ये चाहते हैं वही पुरानी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था लागू रहे या मोनॉर्ची सिस्टम लागू रहे, ठीक है ना। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई और राजतंत्र खत्म हुआ, डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया और कुछ दिन लोकतंत्र चला, बाद में नेपोलियन ने फिर से डेमोक्रेसी को समाप्त किया और फिर से मोनॉर्ची सिस्टम को लागू कर दिया। लेकिन नेपोलियन की मोनॉर्ची सिस्टम और पहले की मोनॉर्ची सिस्टम में बहुत अंतर था, क्योंकि नेपोलियन ने 1804 में एक नेपोलियन कोड लाया था जिसमें ये विशेषाधिकार जो थे, प्रिविलेंस, उनको समाप्त कर दिया गया। सभी व्यक्तियों को समान राइट्स, इक्वल राइट्स, ठीक है ना, प्रदान किए गए। जो माप तौल और रुपये में डिफरेंट था उस डिफरेंट को भी समाप्त किया गया। तो जो ये रूढ़िवादी थे उनको नेपोलियन के शासन को देखकर यह महसूस हुआ कि नेपोलियन का मोनॉर्ची पहले के मोनॉर्ची से बहुत मजबूत है। तो अब रूढ़िवादी यह मानने लगे थे कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा अतीत यानी पास्ट प्रभावित न हो। यानी हम परिवर्तन तो करें लेकिन उस परिवर्तन से हमारे पास्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा पास्ट है वह चेंज नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के अतीत को बिना प्रभावित किए हुए यह परिवर्तन चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो परिवर्तन हो ये स्लोली हो, यानी धीरे धीरे यह इस परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन के समर्थक थे, यानी ये धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे। तो इस प्रकार से आज यहीं इतनी चीज़ें जानना है आपको। इस चैप्टर में बार बार ये शब्द प्रयोग आएंगे कि लिबरल क्या है, रेडिकल्स क्या हैं, कंजर्वेटिव क्या हैं, तो आपको इनके बारे में समझना है कि ये कौन है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनूप सर, यूट्यूब चैनल SST by अनूप सर।